हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से क्लाइमेट चेंज समिट को लेकर के प्रेजेंट टाइम में ग्लासगो में समिट हुई और इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 नवंबर को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि इंडिया कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर काम करेगा। इंडिया ने ये डिसाइड किया कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करने लग जाएंगे। इसके अलावा 2030 तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स है उसकी 50% जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से गेन करने लग जाएंगे। इसके अलावा 2030 तक जो हमारा एमिशन है इट विल रिड्यूस द इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय ए बिलियन टन्स बाय 2030। 2030 तक हमारा जो एमिशन है उसको हम काफ़ी कम करेंगे। इंडिया जो है वो 45% से भी कम तक अपनी इकोनॉमी का जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको भी 45% तक कम करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा 2070 तक हम हमारा नेट जीरो को अचीव करेंगे। ये जो 5 टारगेट्स इंडिया ने लिए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं आपको कि इंडिया ने कौन कौन से टारगेट लिए हैं। अब इसमें इंडिया ने बोला कि ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे। आपको जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको $1 ट्रिलियन की जो सहायता है वो देनी पड़ेगी। मतलब इंडिया ने डिमांड कर दी कि इतना पैसा आप दो तभी जा करके आप नेक्स्ट डेकेड में हमें इतना पैसा दोगे, तभी जा करके हम अपने जो भी टारगेट्स है उनको अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर नेट जीरो के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नेट जीरो इज व्हेन ए कंट्रीज कार्बन एमिशन आर ऑफसेट बाय taking out equivalent carbon from the atmosphere so that emission imbalance are zero। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि नेट जीरो को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर मेंस में नेट जीरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आप नेट जीरो की इस डेफिनेशन से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा किसी स्पेसिफिक पर्सन ने या स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है तो उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कोई भी नोट्स में इसको राइट डाउन कर लीजिए। स्पेसिफिक ऐसे नोट्स बनाइए जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, उसमें नोट डाउन कीजिए और फिर उसको ये सोचिए कि इस स्टेटमेंट का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपर को आपने भी सुना होगा, लगभग 2014 में उन्होंने रैंक गेन की थी यूपीएससी में। उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम में जो मिनिमम सोर्स है उनको कहाँ मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे हर चीज़ को लेकर के और बार बार ये सोचा कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो देखो ये तो सभी ने सुना होगा कि हम इतना सारा पढ़ नहीं सकते क्योंकि एक टाइम के बाद में हम भूलने लग जाते हैं। हमें हमारे सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, बस उसको मल्टीपल टाइम से उसका रिवीजन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें एक लाइन जो हमने पढ़ी उसका हमें ध्यान में रखना है कि मेंस में हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऐसे भी आता है तो वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन आता है वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया। ओके, अब देखो 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुई थी तब एनडीसी डिसाइड किए गए थे, हर कंट्री के द्वारा डिसाइड किए गए थे। हमारी इंडिया ने भी डिसाइड किए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कंडीशनल थे। ओके, अब इसमें क्या किया गया था कि हर कंट्री अपना अपना डिसीजन लेगी कि हम इतना इतना कम करने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने भी किया था। अब प्रेजेंट टाइम में जब ये COP26 डिसाइड हुई तो उसमें ये माना जा रहा था कि इंडिया जो है वो अपने 2015 में जो टारगेट लिए थे उनमें कुछ चेंज करके प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। बट इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीधी सी बात यह है कि इंडिया ने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने प्रोग्रेस कर ली, डेवलपमेंट कर लिया, अपनी ग्रोथ कर ली, आप पैसा दो, क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज जो हैं उनके पास में पैसा नहीं है और उसी मनी का यूज़ किया जाएगा अपने आप के ग्रोथ करने के लिए। और ये जो भी टारगेट्स हैं, नेट जीरो टारगेट्स, एमिशन, इन सभी टारगेट्स को हम तभी अचीव कर पाएंगे। ये आर्टिकल है चेन्नई से रिलेटेड। चेन्नई में हैवी रेन देखने को मिली जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सी जिनपिंग की जो टर्म है वो रेगुलर बनी रहेंगी, वो 3rd टाइम में भी वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। वहाँ की जो पार्टी
पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी रेगुलरली मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में डिसीजन हुआ है कि शी जिनपिंग जो है वो की पोजीशन पे बने रहेंगे। यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने बोला है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहली 79% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उन्होंने कोविड की फर्स्ट डोज ले ली है। 38% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उन्होंने सेकेंड डोज भी ले ली है। कोई कमी नहीं है। जल्दी से जल्दी हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर घर दस्तक कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें उन सारे लोगों को जिनके बीच में अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कैंपेनिंग की जाएगी। और इसके अलावा जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में भी डिस्कशन करके इस पॉइंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आर्टिकल है, अभी त्रिपुरा में इशू देखने को मिला। UAPA एक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरीके से केस दर्ज हुए, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है। अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो यूपी में कस्टोडियल डेथ को लेकर के। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी में कस्टोडियल डेथ होती है, और जगह भी कस्टोडियल डेथ होती है, लेकिन ये जो टर्म है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर लोगों के जो राइट्स हैं उनको सेव करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाई इसलिए है कि हर सब जो पीपल है कंट्री में जो रहते हैं वो सभी इक्वल है और सभी के जो राइट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो ये जो इशू है इसको आप ना तो रिलीजन के बेसिस पर, ना फिर आप पुअर एंड जो रिच पर्सन है उसके बेसिस पर इसको जस्टिस दिला सकते हो। ये जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में कौन सी कमेटी बनी है, क्या फैक्ट्स रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की टर्म्स को लेकर के स्पेसिफिक मीन्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये है, अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, उन्होंने अफगानिस्तान के रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके सभी के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको इंडिया बुलाया। डिस्कशन हुआ, थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान के ऊपर तीसरी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग थी। इसमें डिस्कशन हुआ कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर कैसे वर्क करेंगे। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इंडिया बार बार ये कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर वर्क करो, लेकिन इंडिया का जो रोल है वो अभी भी अनडिफाइंड है। सबसे पहले इंडिया को ये क्लियर करना होगा कि वो किस तरीके से अफगानिस्तान की जो डेस्टिनी है उसको, प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान तालिबान के अंडर है, तो तालिबान के अंडर जो अफगानिस्तान है उसकी डेस्टिनी को इंडिया किस तरीके से सेप देना चाहता है, ये जो रोल है वो इंडिया का क्लियर होना चाहिए। और जब क्लियर होगा तभी जाकर के जो अदर कंट्रीज़ है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया ने सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, इसके अलावा जो चाइना, पाकिस्तान, इन सभी को बुलाया। चाइना और पाकिस्तान के साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर भी इंडिया ने उन सभी को इन्वाइट किया कि हम डिस्कशन करेंगे कि अफगानिस्तान के ऊपर कैसे वर्क किया जाए। इंडिया 3 पॉइंट्स के ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट पे के ऊपर इंडिया काम करना चाहता है। पहला तो इंडिया की ये विश है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है उसमें इंगेज किया जाए। दूसरी बात यह है कि US नाटो ट्रूप्स जब से वहाँ गए हैं तो वहाँ पर जो सिचुएशन है उसके आइडियल सॉल्यूशन के लिए अफगानिस्तान ये चाहता है कि जो भी नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं इसमें रशिया भी शामिल हो और ये मिलकर के सहमति दर्शा करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। तीसरा जो बेसिस है इंडिया का वो ये है कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है उसमें पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इमीडिएट प्रायोरिटी के बेसिस पर सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है। अब ये मैसेज दिया है इंडिया ने, ये जो NSA की मीटिंग हुई है। देखो अब इस आर्टिकल में देखो एक बात बताई गई है कि सेम जो डिस्कशन हुआ वो SCO की जब मीटिंग हुई थी दुशांबे में, सितंबर में, तब भी ये डिस्कशन हुआ था, लेकिन उस टाइम भी टेररिज्म की जो लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऑन टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, इन सब के ऊपर पॉइंट डिस्कशन किया गया था कि देखो टेररिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। अब इंडिया बोल रहा है कि अफगानिस्तान की हेल्प करेंगे। इंडिया ने तो जो अपनी एम्बेसी है वो भी वहाँ से रिमूव कर ली थी एक तरीके से, जैसे ही वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट आने की वो हुआ। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो रीजनल कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, और ये सब कुछ जो है वो अपनी एम्बेसी मेंटेन की हुई है अफगानिस्तान में। इससे जो है वो तालिबान का मोर फेथ डेवलप हुआ है इन अदर कंट्रीज के रूप में। ट्रोइका प्लस हमने देखा है US, चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंगेजमेंट है, और ये इसी
टाइम भी तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड हो रहा है और इस वीक इस्लामाबाद में ये इसमें डिस्कशन होगा। इंडिया ने सभी कंट्रीज़ को बुलाया लेकिन तालिबान को नहीं बुलाया। इसकी वजह से ये लगता है तालिबान के मन में या अफगानिस्तान के मन में कि इंडिया चाहता तो है कि अफगानिस्तान का भला हो, लेकिन तालिबान को इंडिया नहीं चाहता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये रियलिटी है और उस रियलिटी के अकॉर्डिंग इंडिया के जो रिलेशन है वो मेंटेन होने चाहिए। भले ही हम नहीं चाहते कि टेररिज्म इंक्रीज हो, लेकिन हम जो है अफगानिस्तान की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो वो हमें क्लियर कट बताना भी तो होगा। इंडिया एक तरफ बोलता है कि भाई अफगानिस्तान की हेल्प करेंगे, दूसरी तरफ तालिबान के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो ऑल वीजा सीकर्स हैं उनके लिए भी इंडिया ने मना कर दिया। कोई भी नो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से आप दोगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए, उसके बारे में भी कोई हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। इसके अलावा ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान के साथ में ट्रेड और कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं की जा रही है। तो अफगानिस्तान की डेस्टिनी के ऊपर अगर हमें डिस्कशन करना है तो सबसे पहले हमें वहाँ के जो रीजनल लीडर हैं उनके साथ में अपने गोल डिसाइड करने होंगे, तभी जाकर के जो अदर कंट्रीज हैं वो हमारे गोल्स में पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हिमालयन रीजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 4 धाम तीर्थ यात्रा के तहत जो सड़क बनाई जानी है उनको वाइड कर दिया जाए, ब्रॉड कर दिया जाए। ये मेन रीजन रखा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो एरिया है ना बहुत ही वोलेटाइल है। अब जो हिमालयन रीजन है वो पहले ही इतना एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, अगर इसी तरीके से वर्क वहाँ पर होता रहा तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक एनजीओ ने एक बात बोली है कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लाइमेट से लेकर के रेन सीजन को लेकर के हर चीज़ को इफेक्ट करता है, तो उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, नहीं तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर जो मेजरली पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर डिपेंड करती है रेन के ऊपर, और रेन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारा हिमालयन रीजन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो भाई बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वाले इशू देखने को मिल गए, बहुत सारे इशू देखने, हैवी रेन आ रही है, कभी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी बात रखी कि कहाँ हिमालयन वाले रीजन में देखने को मिली है, तो हर जगह देखने को मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने कर्नाटका में देखी, तमिलनाडु में देखा, गोवा में देखा, ये तो सभी जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा इशू है। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन या फिर हमारे चाइना के साथ में जहाँ बॉर्डर टच होती है वो वाला रीजन, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसको काउंटर करने के लिए ये सारी प्रोग्रेस हमें करनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 10 से। देखो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हर स्टेट के जो गवर्नर्स हैं, एलजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ में डिस्कशन किया। उन्होंने एक बात बोली कि देखो सेंटर होता है और सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को, और स्टेट में अपॉइंट किया जाता है, और स्टेट में जो पावर होती है वो अलग होती है। मान लो दूसरी पार्टी की सरकार वहाँ पर है, गवर्नमेंट है, तो सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में एक तरीके से लिंक करने का काम करता है कौन? गवर्नर। इसके बारे में, गवर्नर के बारे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया कि देखो क्रिटिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। गवर्नर की जो ऑफिस है वो एक तरीके से एक्टिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ गवर्नर बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। गवर्नर जो है उनको रिमोट विलेज जो है उनकी ट्रैवल करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए रेजिडेंट्स के साथ में, और डिसाइड करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही है, उसका मॉनिटर और गाइड करने का काम करना चाहिए। Governance and public life should be marked by strict adherence to the philosophy and provisions of the Constitution. Okay? ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो एक तरीके से गवर्नर का जो रोल है उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेपाल आर्मी के जो चीफ हैं उनको अभी हमारे यहाँ पर ऑनरी प्राइज दिया गया। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि नेपाल जो है वो खुद की यूनिवर्सिटी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। यहाँ पर सी जिनपिंग ने बोला है कि एशिया पैसिफिक वाला जो रीजन है वहाँ पर जल्दी हो सकता है कि कोल्ड वार देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया एशिया पैसिफिक। ये रीजन आप देखिए, ये वाला जो रीजन है जहाँ पर ओशियना, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया,
साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा जो रीजन है वो एशिया पैसिफिक रीजन में काउंट होता है। तो इसके लिए बोला है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोल्ड वार देखने को मिले। कोल्ड वार क्या होता है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देकर के आप वॉर का मतलब शब्दों से लड़ाई जो होती है, आप उसमें वेपन का यूज नहीं करते हो। इसका मेन रीजन भी ये बताया गया है कि यहाँ पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है ओकस, जिसमें यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलकर के, यूएस और यूके चाहता है कि इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, इस तरीके के कुछ मैरीटाइम वेपन्स दी जाए, ताकि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें ऑस्ट्रेलिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसी के आधार पर जो चाइना है उन्होंने बोला है कि अगर इस एरिया को जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने अंडर करना चाहती हैं, तो इसकी वजह से इस एरिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट परेशानियां, ट्रबल जो है वो इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्लाइमेट कॉपरेशन को लेकर के। चाइना और यूएस, सबको पता है कि लार्जेस्ट एमिटर है ग्लोबल वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो ये दोनों कॉपरेशन करेंगे क्लाइमेट को लेकर के, और धीरे धीरे जो अपना कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।